अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातब है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए लगने वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप आज रावलपिंडी में खत्म हो गया। कल स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने भी कैंप में शिरकत की थी और फास्ट बॉलर्स को खासतौर पर नुस्खे बताए थे कि किस तरीके से एग्रेशन लेके आना है, किस तरीके से टीम की जीत में किरदार अदा करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में शिरकत के लिए 6 जुलाई को रवाना हो रही है श्रीलंका, जहां पर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। 3 क्रिकेटर्स जिसमें अजहर अली शामिल हैं, शान मसूद शामिल हैं, रिजवान है, ये डायरेक्टली टीम को ज्वाइन करेंगे जो इस वक्त काउंटी चैंपियनशिप खेलने में लगे हुए। और शान मसूद की जितनी शानदार कारकर्दगी है, एक मरतबा फिर वो इंग्लैंड के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हो गए हैं कि वो फिर जबरदस्त परफॉर्म 2000 रन ऑलरेडी वो 2022 में स्कोर कर चुके हैं। देखना यह कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो उनकी जगह बन गई और जहां जगह बनी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं तशवीशनाक और हैरानकुन जरूर है। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल और व्हाइट बॉल के 2 अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। अगर रेड बॉल की बात कर लेते हैं तो 10 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 11 क्रिकेटर्स को व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जबकि 5 क्रिकेटर ऐसे हैं कि जिनको दोनों फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान की बात कर लेते हैं, आप हसन अली की बात कर लेते हैं और उनके साथ इमामुल हक को भी दोनों फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अगर रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो फिर अजहर अली, उनको A कैटेगरी में, रेड बॉल की A कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। फवाद आलम को B कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। शान मसूद, सरफराज अहमद और यासिर शाह, इन लोगों को D कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये बात कहीं समझ में नहीं आई, इसलिए समझ में नहीं आई कि अजहर अली की अगर ये परफॉर्मेंस बेस दिया गया है तो फिर फवाद आलम की परफॉर्मेंस तो बहुत ऊपर है। उन्होंने जितने रन स्कोर किए पिछले साल, फवाद आलम को A कैटेगरी में होना चाहिए था। और अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर दिया गया कि अजहर अली फॉर्मर कैप्टन है तो सरफराज अहमद भी फॉर्मर कैप्टन है, उस लिहाज से सरफराज अगर D में डिजर्व नहीं करते थे एटलीस्ट, या शान मसूद D में डिजर्व नहीं करते थे, कम से कम उनको C या B कैटेगरी में, अजहर को A कैटेगरी दी थी तो उनको एटलीस्ट वहां लाना चाहिए था। यासिर शाह को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, यासिर शाह को भी D कैटेगरी, रेड बॉल की D कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लेकिन वो कहां चले गए नोमान अली, वो कहां चले गए साजिद खान के जिनके ऊपर आप कंटिन्यू खिलाए चले जा रहे थे, जाहिद महमूद की जगह नहीं बनती थी, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर फहरिस्त उठा के देखते हैं, इसी तरीके से एमर्जिंग कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर हारिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन को, जिन्होंने अभी आपने हाल ही में 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का भी हिस्सा बना दिया था जहां पर पाकिस्तान वो कुछ भी नहीं कर सके, आपने उनको मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर मौका दे दिया था, उनको तो आपने एमर्जिंग कैटेगरी में शामिल कर लिया। तो फिर मोइन खान के साहबजादे आजम खान का क्या कसूर है? आजम खान अब मोइन खान से हट कर रहे हैं, लेकिन बार बार बात ये कही जाती है कि मोइन खान के साहबजादे आजम ने भी परफॉर्म किया, वह एमर्जिंग कैटेगरी में उनकी भी जगह बन सकती थी अगर हारिस की जगह बनी है। ऐसे बहुत सारे सवालात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान जूनियर लीग की बात कर लेते हैं तो ग्रेट लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद साहब अब मेंटोर आ गए हैं पाकिस्तान जूनियर लीग के, और वो किसी एक टीम के मेंटोर नहीं होंगे बल्कि तमाम टीमों के मेंटोर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। आप उनको चीफ मेंटोर भी करार दे सकते हैं। डैरिन सैमी को मेंटोर बना दिया, शाहिद खान अफरीदी को मेंटोर बना दिया, शोएब मलिक को मेंटोर बना दिया। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग देखते हैं तो वसीम अकरम कराची किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, मोइन खान जुड़े हुए दिखाई देते कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, आकिब जावेद जुड़े हुए दिखाई देते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, इसी तरह मुख्तलिफ इंजमामुल हक भी जुड़े हुए पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, मुश्ताक अहमद भी जुड़े हुए पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, राशिद लतीफ जुड़े हुए कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ। लेकिन शोएब अख्तर एक ऐसी शख्सियत जरूर मौजूद थी कि अगर आप शाहिद खान अफरीदी को एग्रेशन की वजह से मेंटोर लेके आ रहे हैं, डैरिन सैमी को लेके आ रहे हैं, शोएब मलिक को लेके आ रहे हैं, तो फिर शोएब अख्तर भी शायद इस लिस्ट के अंदर जगह बनाते हुए दिखाई देते हैं। आप सिंगल लीग की बुनियाद पर पाकिस्तान जूनियर लीग का इनेकाद करने जा रहे हैं, सिंगल लीग की बुनियाद पर क्यों? आपने सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स से मुआहदा किया है, सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स से क्यों? अगर आप रमीज रजा साहब के दिल के इतना करीब ये ब्रांड है तो फिर इसकी भी बिड की जाती। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम आप मेंटोर्स रख रहे हैं, तो फिर प्रॉपर तौर पे एक बिड की जाती। एक तो सिंगल लीग की बुनियाद पे फिर एक चैनल से मुआहदा करना कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है आपकी इस कोशिश को कि जिसको आप शानदार अंदाज से अंजाम देने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन उन कोशिशों से पहले ही अगर आप कुछ ऐसी चीजें करते हुए दिखाई देंगे कि सिंगल लीग की, वो यंग बच्चों को भी डबल लीग की बुनियाद पे मौका मिलना चाहिए, 2-2 मैचेस मिलने चाहिए हर फ्रेंचाइज को, जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग में मिलते हैं।
क्योंकि यही तो आपका फ्यूचर बनेंगे, इन्होंने ही तो आगे जाके चीजों को संभालना है। रमीज रजा साहब कराची में थे, उन्होंने कई क्रिकेटर से मुलाकात की, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात की, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, उनसे तजावीज़ भी ली उन्होंने वहाँ पर। और जिन लोगों ने तजावीज़ दी थी उनमें से एक शख्सियत मेरे साथ शो का हिस्सा है, आप उन्हें देखते रहते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लाइन्स के हेड कोच और KTPL में अगर बात कर लेते हैं तो जो FB फाइटर्स के हेड कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सईद आजाद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और KTPL का कल ड्राफ्ट भी होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब, वो भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। सईद भाई, आपसे आगाज करूंगा। मैं जो अभी बात कर रहा था, एक तो कैंप खत्म हो गया, खिलाड़ी चले जाएंगे, चले मैं उस सीरीज से हट के बात कर लेता हूँ, कुछ थोड़ी सी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने रेड और वाइट बॉल के अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और रेड बॉल में A कैटेगरी आप दे रहे हैं अजहर अली को और C कैटेगरी आप दे रहे हैं सरफराज अहमद को, शान मसूद को, यासिर शाह को, अगर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो फिर तो एक्सपीरियंस इनका भी उतना ही है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो फिर फवाद आलम B में क्यों है? उनको भी A में होना चाहिए था, जितनी सेंचुरियां वो स्कोर करके आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, देखें, ये बड़ा काफ़ी दिनों से, जब से इन्होंने अनाउंस किया, ये मसले चल रहे हैं हर क्रिकेटर्स के सामने बाहर मैं देख रहा हूँ, और यही हो रहा है कि ये कैटेगरी मेरे ख्याल में जो रेड बॉल की कैटेगरीज हैं, इन्होंने वो सिर्फ टेस्ट प्लेयरों को दी हैं, अंडरस्टूड, जो कंटिन्यू और कंटिन्यू टेस्ट प्लेयर जो खेलेंगे आगे। अच्छा, अजहर अली और सरफराज और फवाद आलम जो आप नाम ले रहे हैं कि तीनों के तीनों, अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि जब तीनों ही के ये टेस्ट कैटेगरी के टॉप के इस वक्त हैं, तो अब या तो इन्होंने क्वांटिटी रखी हुई है कि भाई इतने प्लेयरों को देना है, इतने प्लेयरों को ये करना है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी आती है उसको दे देते होंगे। मुझे इसलिए मैं इसका जवाब मैं आपको इसलिए खुल के नहीं दे पा रहा कि इसलिए कि अब वाइट बॉल अब अजहर अली की भी क्रिकेट मेरे ख्याल में इतनी रह गई है जितनी सरफराज की है, और जितनी उसकी है अपनी 1-2 साल और खेलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फवाद आलम की है। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर हैं या ये 8-10 साल और खेल लेंगे, तो हो सकता है कि लिमिटेड हो प्लेयर्स के, भाई इन प्लेयरों को इसमें A B C D कर देना है। मगर ये है कि और जिस तरह से इन्होंने रेड बॉल का वाइट बॉल का जो लड़के लिए हैं, वो आप अंडरस्टूड सी बात है कि वो T20 के लिए लिए हैं, T20 होगा या अपना वनडे के लिए लिए होंगे, उसमें भी इन्होंने यही किया होगा कि जिसकी क्रिकेट खत्म हो रही है उसको थोड़ा सा नीचे, जो करंट चल रहा है, अब जैसे आपने नाम लिया उस बच्चे का जो अभी हारिस लिया, अब वो इनकमिंग हुआ है, उसको इसलिए उन्होंने कैटेगरी में डाला है कि अब ये चलेगा, ज्यादा चलेगा। और वुमेन्स के कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत सारे सवालात हैं जो मैं उठाऊंगा। देखिए ना, मैं अगर बात ही करता हूँ, हारिस अगर 2 या 3 T20 मैचेस में परफॉर्म करने के बाद आप उन्हें 3 ODI मैचेस की सीरीज खिला देते हैं। देखें, ये तो आप देखें, मैं नसीम हर प्रोग्राम में आपको ये कहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ी ज्यादती है, हमारे यहाँ फेवरिज्म बहुत है, फेयर क्रिकेट नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ, अभी रमीज राजा के एक मीटिंग में जिसका अभी आपने जिक्र किया, मैंने वहाँ भी कह दिया, मैंने कहा रमीज भाई, आपके आने के बाद फेवरिज्म में, हर चीज़ में फेवरिज्म अपना मेरिट नहीं हो रहा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे, ये मैं हट गया हूँ थोड़ा सा सवाल से, उन्होंने मुझे सवाल पे वैसे भी आना था, मैं हट गया हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप सही कह रहे हो, मगर मैं अभी जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो, मैंने अभी उस पर नजर नहीं डाली है, मगर मैं डालूंगा। मैं अभी ऊपर ही का काम देख रहा हूं और इंशाल्लाह मैं जरूर देखूंगा। ऊपर देखते रह जाएंगे, नीचे से उनका काम नहीं हो जाएगा। नहीं, हाँ, उन्होंने ये भी कहा, बड़े नाराज हैं वो, मैं स्टैंप लगा दूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अरे भाई, नहीं, उन्होंने ये भी कहा और ये भी कहा, ये भी मैं मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, वो तो मैं आपसे सुन रहा हूं, आपके उसमें क्या कुछ बात। ये तो मीडिया की कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है, मगर हमारी वहां मीटिंग में ये बात बोली है उन्होंने कि मुझे इस सीट पे मुझे है ही नहीं कि मैं इस सीट का मैं यहाँ चलूंगा। क्या होगा, मैं घर जाता हूं तो ये भूल जाता हूं कि मैं चेयरमैन भी हूं टीम, 1 मिनट का नहीं पता इस सीट का मुझे, ये उन्होंने वहां बोली है। तो बात ये है कि आपको ये बोलिए, मीडिया को कुछ और बोला, मीडिया को कुछ और बोला, उन्होंने कहा कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं, आप इस खबर के इंतजार में हैं कि
मैं कब जा रहा हूँ, परफॉर्मेंस से हटके आप बात कर रहे हैं, आप पार्टी, आप कारकर्दगी के जो तसलसल है, जो एक हमने कोशिशें की, आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि रमीज राजा साहब इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं और डिसीजन भी लेते चले जा रहे हैं। नसीम, मैं इस आपको एक बड़ी खबर देने वाला हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ उस मीटिंग में जाके, इसलिए कि एक मेरे ख्याल में एक आधी जूनियर, सबसे जूनियर था, एक आध मैं था, जैसे एक और वो तनवीर था, आसिम कमाल था, और एक आध और होगा, और सब सीनियर बैठे थे। किसी ने, कोई सीनियर ने पाकिस्तान की और कराची की क्रिकेट के बारे में बात नहीं की। हर आदमी यही बात कर रहा था, थैंक यू वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाख रुपया बढ़ा दिया, थैंक यू, आपने मुझे कोई असाइनमेंट दे। एक मिनट रुक जाए, जरा यही बात पूछ लेते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले KTPL के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कल ड्राफ्ट भी होने जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। हारून भाई, आप तो माशाल्लाह जितना काम कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी सईद भाई ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि जितने सीनियर्स बैठे हुए थे, कोई सवाल नहीं उठाया आपने रमीज राजा साहब से मुलाकात में? किस चीज का सवाल? कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, या कराची के प्लेयर्स कहां पर हैं, उनकी कोई जगह नहीं बन पा रही है, कोई बात? अच्छा, मसला ये है कि आई डोंट थिंक सो कि ये कोई फोरम ऐसा था। मैं तो सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा था, वहां तो सिवाय लोग अपनी अपनी ग्रीवेंसेस के और तो कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। क्रिकेट के वो तो बात ही कोई नहीं। बिल्कुल, वो तो हर कोई कह रहा था कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मुझे नहीं बुलाया जाता, मेरिट नहीं है, ये नहीं है, इसके वो तो बात हो रही थी सारी। तो जब मैंने उसका फोरम को देख लिया कि इस फोरम में क्या चीजें हो रही हैं, तो फिर फायदा क्या है? जब इतना काम किसी ने किया हुआ हो तो कोई ना कोई एजेंडा होता है ना जिसके ऊपर आप बात करते हैं। वहां तो कोई एजेंडा ही नहीं था। वो तो मैं चिट चैट के लिए बुलाया है सबको कि आप लोगों से मिल लूं, जितने भी लड़के हैं। इसके अलावा तो और कोई ऐसी बात मुझे नहीं समझ में आई कि उसमें सवाल क्या करना था। क्रिकेट का क्या इशू है? उसने जो भी चीजें लोगों ने बताई हैं उसके मुतालिक उसने कहा था कि ठीक है, मैं आपसे फिर 1 महीने के बाद मिलूंगा। ऐसी कोई बात हुई है, मुझे तो और पांचवे प्रोग्राम या पाकिस्तान जूनियर लीग, ये तो दो ऐसे इश्यूज थे कि जो सिर्फ यंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और आपकी आई वो हुआ करती थी कि जिन्होंने 2015 में टीम बनाई थी, तो उन्होंने सालों जाके पाकिस्तान की खिदमत की थी। फिर आपने उसके बाद बाबर आजम और दीगर प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था। तो क्या पाथवे प्रोग्राम जिसमें 100 लड़कों को मुंतखब किया जा रहा है, उन पर बहुत सारे अखराजात होंगे, 30,000 रुपये माहाना दिया जाएगा, उनकी तालीम का खर्चा भी बर्दाश्त किया जाएगा क्रिकेटिंग अफेयर्स के साथ, या फिर पाकिस्तान जूनियर लीग की बात अगर मैं कर लेता हूँ, तो उस हवाले से भी कोई सवाल आपके जहन में नहीं था? नहीं, देखिए उसका रीजन ये है। देखिए, आपको एक दो चीजें समझने की जरूरत होनी चाहिए कि जो भी ये बात करने से पहले, इस वक्त देखिए ना, मैं जब अगर किसी में काम कर रहा था तो एज ए क्रिकेटर काम कर रहा था, तो मेरे जहन में जो प्रोग्राम्स आते थे उनको मैं इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता था। अब जो चेयरमैन कोई और होते थे, हम एज ए क्रिकेटर चेयरमैन को फील करते थे ना। वेयर एज अब तो आपका चेयरमैन ही क्रिकेटर है, तो वो क्रिकेटर भी इतना एक्सपीरियंस, इतना उसने कमेंट्री की हुई, सारा कुछ किया हुआ, तो एक क्रिकेटर क्या एडवाइस करेगा? अगर उसके अपने जहन में कुछ प्रोग्राम थे, उसके पीछे उसने उसके प्रोज एंड कॉन, उसके प्लसेस और उसके माइनसेस देख के किया होगा ना। अब क्योंकि मैं जब से PCB को छोड़ा है, मैंने तो किसी से आज तक ना फोन पे बात की, ना मुझे पता है कि वहाँ क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, ना मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही। आप मेरे साथ इतना अर्सा रहे हैं, आप मुझे बता दें कि क्या मैंने उसको राब्ता किया। तो मुझे तो PCB क्या कोई पता ही नहीं है कि किस उस पे नहज पे चल रहे हैं, और ये जो भी प्रोग्राम्स हैं इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इसकी डिटेल तो आई नहीं। जब तक डिटेल ही नहीं आई तो उस प्रोग्राम के ऊपर सवाल कैसे कर सकते हैं? जब वो डिटेल आएगी तो हम उससे पूछेंगे ना कि भाई आपने ये क्यों रखा, या ये क्यों नहीं रखा, या ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे अपने नजदीक एकदम से जो ब्लैंक होते हुए आप कैसे किसी से कोई सवाल कर सकते हो? मेरे सामने अगर वो प्रोग्राम पड़ा हुआ होता, मैं उसको देख के कि मैं देखता इसमें क्या क्या अच्छी चीजें, क्या क्या बुरी चीजें, तो मैं उसको हाईलाइट करता। मैम तो ब्लैंक थे, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं था। अगर सईद आपके साथ बैठे हुए पूछ लें कि आपके पास कोई प्रिंटेड मटेरियल था जिसके ऊपर ये मीटिंग चल रही थी? हमेशा मीटिंग के एजेंडास होते हैं। अगर आपने मीटिंग कॉल किया तो ये मीटिंग नहीं थी, बेसिकली एक किस्म की गैदरिंग थी। उसने क्रिकेटर्स को बुलाया, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपने सब लोगों को जो है ना कहीं अकोमोडेट करूं, ये करूं, कराना करूं। उसके बाद सब लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस शुरू कर दिए। एजेंडा तो कुछ भी नहीं था उस पर, किसके ऊपर डिस्कशन करनी। कोई पेपर, कोई चीज नहीं थी कि मैं ये प्लान करने जा रहा हूँ। हारून भाई सही कह रहे हैं, हारून भाई सही कह रहे हैं, कोई नहीं था। हाँ,
किसी ने कोई ऐसा वहां पे नहीं हारून भाई मैंने देखा, और हारून भाई ने यकीन माने मेरे साथ रोज होते हैं हारून भाई ने कभी क्रिटिसाइज भी नहीं किया। हारून भाई ने जो अभी बात बोली है, देखें हारून भाई ने बिल्कुल परफेक्ट बोली है। बता रहा हूं, अगर वो उनको एजेंडा होता तो वो बोलते, वो तो था ही नहीं एजेंडा कोई। अच्छा चलिए, कुछ एजेंडा मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट हुई है उसमें रेड और व्हाइट बॉल अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। हारून भाई इसको किस तरह देखा आपने? इसमें हुआ ये था कि जब आपको याद होगा कि मैं भी चीफ सिलेक्टर जब था तो उस जमाने से ये बातें शुरू हो गई थी कि जो व्हाइट बॉल के क्रिकेटर्स हैं ना उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। बेसिकली वो आपको याद होगा सैयद तमीज की सिर्फ T20 थे, बाकी इस तरह के और 2-4 प्लेयर थे जो सिर्फ व्हाइट बॉल में थे। अब क्योंकि उनकी तादाद बढ़ गई है और वो लोग सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो मेरे इनके जेल में आया हो कि हम इनको भी कॉन्ट्रैक्ट दे दें। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर बता दूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो क्राइटेरिया है ना, लोगों के अभी तक मेरा ख्याल है समझ में नहीं आया कि ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं प्लेयर्स को। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आज से लेके 12 महीने तक आप एज ए चीफ सिलेक्टर या टीम की सिलेक्शन कमेटी या टीम का थिंक टैंक, जिसमें कैप्टन भी शामिल होता है और उनके सीनियर प्लेयर्स भी वापस में तय करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं 20 से 25 या 30 प्लेयर्स जो हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारी सर्विसेज करेंगे। हम उनको पहले से गारंटी कर देते हैं कि हम आपको जब भी पिक करेंगे, आपका हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप हमारे साथ मुंसलिक हो गए पीसीबी के साथ, और ये अमाउंट आपको इस कैटेगरी में मिलता रहेगा। अब जो A, B, C, D कैटेगरी है उसके लिए पॉइंट सिस्टम होता है। वो पॉइंट सिस्टम में सब लेके जाते हैं कि इससे परफॉर्मेंसेज आ जाती है, फिटनेस आ जाती है, इंपॉर्टेंस इन द टीम के उसका टीम में रहना कितना जरूरी है कितना नहीं है, उसका जो और दूसरे इश्यूज होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया बनके और ये सामने रख दिया जाता है और उसके मुताबिक वो जिसको समझते हैं कहते हैं हाँ यार इसको इतने पॉइंट्स हैं, इसके इतने हैं, इसको A मिलना चाहिए, इसको B, इसको C, इसको D। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ जो हमारे जमाने में हम करते हैं। अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा कोई अभी आइडिया नहीं है कि अब ये किस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑफर होता है। मेरे जमाने में मैं आपको बताऊं कि जो एक चीज तय हुई थी वो ये तय हुई थी कि जो भी फॉर्मर कैप्टन होंगे, ये पॉलिसी का हिस्सा था कि जो भी फॉर्मर कैप्टन होंगे उनको A कैटेगरी में डाला जाएगा इररिस्पेक्टिव। लेकिन जब ये वसीम खान एंड कंपनी आए तो इन्होंने उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट उसको खत्म कर दिया, उस पॉलिसी को, और कहा कि ये नहीं, जिसकी जरूरत होगी उसके मुताबिक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो उस समय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था उस कमेटी का, जिसने ये इससे पहले वाले जो वसीम खान के दौर में और जो इनके दौर में मिर्जा के दौर में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुए थे। तो अब मुझे नहीं पता कि वसीम जो मोहम्मद वसीम है जो आजकल चीफ सिलेक्टर है, इसने किस पॉलिसी के तहत और किस क्राइटेरिया के तहत जो है ये अवार्ड। और भाई ABC कैटेगरी अब रेड और व्हाइट बॉल के अंदर बना दी गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर रेड बॉल की कैटेगरी की बात करते हैं तो A कैटेगरी में अजहर अली है, B कैटेगरी में फवाद आलम है, C कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, नोमान अली, और D कैटेगरी में आबिद अली, शान मसूद, सरफराज अहमद, यासिर शाह और सऊद शकील को रखा गया है। मैं एक बात ये कर रहा था आपसे कि शान मसूद जितना परफॉर्म कर रहे हैं वो तो अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें मौका नहीं मिला, वरना अगर शायद उनकी परफॉर्मेंस का लेवल भी मुख्तलिफ होता। जितना वो परफॉर्म करके आ रहे हैं, क्या उनको मोटिवेट करने के लिए D की जगह अब्दुल्ला शफीक के साथ क्या C का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता था? नसीम शाह के साथ C का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता था? नोमान अली के साथ C कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता था? या अगर अजहर अली को आप A कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, किस बुनियाद पे दे रहे हैं? अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दे रहे हैं तो फिर फवाद आलम की परफॉर्मेंस उनसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। पिछले साल मुश्किल मौके पे आके उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। वो B में है, अजहर अली A में है, सरफराज D में है, शान मसूद D में। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। देखिए, अब तो सबसे पहले जो दो चीजें हैं इसमें तो मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया ना कि मुझे नहीं पता है कि उनका क्राइटेरिया क्या था, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जो भी ये कैटेगरीज अनाउंस होती हैं इनमें ये इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर होती हैं। मैं जहां तक फवाद आलम का ताल्लुक है उसके ऊपर तो मैं डिबेट कर सकता हूँ कि ठीक है यार इसको अगर B क्यों दिया, A में आ जाना चाहिए था। रेड है शान मसूद तो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता जब तक शान मसूद इंटरनेशनल क्रिकेट में आके रन नहीं लगाएंगे या रन नहीं करेंगे। उनकी कैटेगरी प्रॉब्ली C हो सकती है, प्रॉब्ली D हो सकती है, बट वो B में या A में तो वो उस वक्त आएंगे जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आके परफॉर्म करेंगे। तो एक तो ये है। जहां तक फवाद आलम की बात की आपने, मुझे तो क्योंकि देखें बिल्कुल ट्रैक मेरे जहन में नहीं है कि मैं मुआवजा करूं अजहर अली और फवाद आलम की परफॉर्मेंसेस का, तो दोनों का मिलती जुलती परफॉर्मेंसेस हैं।
या किसी ने इन दोनों में से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया हुआ है। सो मेरे अपने नजदीक ये आपका डिबेटेबल पॉइंट है कि मैं सिर्फ फवाद आलम की हद तक तो जरूर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो वो एक कैटेगरी में उसको जाना चाहिए था। मेरे बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं, इंक्लूडिंग सरफराज, वो भी नहीं खेले। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक वक्त में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक रखा हुआ था कि जब भी कोई फॉर्मर कैप्टन जिसने पाकिस्तान को लीड किया हुआ है, जब भी उसको सेंट्रल कॉन्टेस्ट की बारी आएगी तो ऑटोमेटिकली उसको एक कैटेगरी में रखना चाहिए। लेकिन अब वो पॉलिसी अप्लाई नहीं कर रही, तो इसलिए शायद उन्होंने उसको एक यासिर शाह हारून भाई अभी आए और आते ही उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। दरमियान में उन्होंने कितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, अगर आप क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं? आप देखें, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। वो अनफिट हो गए, जब चले गए थे तो उससे पहले की परफॉर्मेंस एक साल की देखे ना। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब ये हमारे पास जब ये सामने पूरा चार्ट होता था ना, तो उसमें पूरे साल की टेस्ट क्रिकेट, 50 ओवर्स क्रिकेट, T20 क्रिकेट एंड टू सम एक्सटेंट डोमेस्टिक क्रिकेट को भी आप देखते थे कि ये इसने क्या क्या किया हुआ। वो सारी परफॉर्मेंसेस सामने होती थी। अब मैं यासिर शाह के बारे में इस वक्त कैसे कमेंट कर सकता हूँ कि जब तक कि मैं उसका पूरा वो चार्ट ना देखूं कि उन्होंने पिछले साल की परफॉर्मेंसेस सामने रखी होंगी। क्या यासिर शाह अनफिट होने से पहले क्या बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी भी है उन्होंने? अब इसका मुझे, क्योंकि मेरे पास स्टैट्स नहीं है, इसके मैं कोई आपको बात नहीं कर सकता। लेकिन बहुत अरसा हो गया, आई डोंट नो, हम सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यासिर की परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आ रहा है। नहीं, जब वो खेल रहे थे तो भी डिस्कस हो रहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 1 से 2 टेस्ट मैचेस में तो किसी की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है ना। अगर आपने पिछले साल 8 से 10 या 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अगर उसकी आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस निकालोगे तो 2 से 3 टेस्ट मैच को अगर आप मिनहा करते हो तो हो सकता है बाकी रिमेनिंग टेस्ट मैचेस में अच्छी हो। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा अभाम है कि मैं जब तक देखूं ना, इस वक्त तक मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि अननेसेसरी होता है कि आप बगैर कोई स्टैट्स को सामने रखते हुए कमेंट करते हैं। सईद रज़ा साहब, ये मेरा आपसे भी सवाल है कि और उससे पहले साजिद खान साहब को भी लीजिएगा जरा, साजिद खान इंतजार कर रहे हो। दूसरा ये कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था यासिर शाह की, यासिर शाह ने क्रिकेट दरमियान में खेली नहीं, और जब वो लास्ट टीम में थे तो उस वक्त उनसे उतना परफॉर्म नहीं हो रहा था। सब यही बातें कर रहे थे कि यासिर शाह को चेंज करो, उनकी जगह पे जाहिद महमूद को खिला दो, आप चेक करके तो देखो, फिर नोमान को लेकर आ जाओ, इतनी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, नोमान को चेक करो। साजिद खान का तो इतना बात भी नहीं हुई थी और साजिद खान एकदम से आ गए थे। आज बात हो रही है कि उनके बॉलिंग एक्शन के अंदर कोई फ्लॉ है, कोई प्रॉब्लम है। आबिद अली परफॉर्म करते करते उनको प्रॉब्लम हुई थी। आबिद अली परफॉर्म करके आए, वो डी कैटेगरी के अंदर आ गए। लेकिन यासिर शाह इतना अरसा बाहर रहने के बाद एकदम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देना, वो परफॉर्म करते तो आप दरमियान में भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अभी फौरी तौर पे दे दें। उनकी परफॉर्मेंस तो देखें, वो आके खेल कैसा रहे। पहली चीज तो ये कि मैं हारून भाई को दाद देता हूँ, हारून भाई बड़ा जबरदस्त इन्होंने क्लियर किया है। हारून भाई ग्रेट, बहुत अच्छा हारून भाई ने क्लियर किया है और मुझे इससे बड़ी हारून भाई की बातें सुन के मुझे बड़ी मैं खुद सीखा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे अगर यासिर शाह को लेके वापस 1 साल के बाद आ रहे हैं ना, तो मैं अपने चीफ सिलेक्टरों को कहता हूँ, कोचेस को कहता हूँ और अकेडमी को कहता हूँ, इन्होंने उसको क्यों नहीं तैयार किया? आपके पास दूसरा बॉलर था, यासिर शाह की तो जगह ही नहीं बनती, जाहिद को लेके जाना चाहिए था। जाहिद तो रेड बॉल कैटेगरी में ही नहीं देखें है ना। हाँ, ये इन्होंने देखें यहाँ फिर मैं वही वाली मेरी तो लकीर फंसी रहती है लाइकिंग डिसलाइकिंग की। लेग स्पिनर जाहिद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में, और यंग लड़का भी है। अगर आपने उसको कंटिन्यू करना है, जाहिद आपने अभी तक क्यों नहीं उसको सेट कर दिया कि आज मौका यासिर शाह आया जरूर है, मगर स्ट्रेट अवे आप पाकिस्तान टीम में डाल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते, परफॉर्मेंस करता, उसकी फिटनेस लेवल देखते, आपने डायरेक्ट उसको डाल दिया, ये गलत है। मैं तो कहता हूं कि जाहिद को लेके जाना चाहिए था। यासिर शाह ठीक है, ग्रेट बॉलर था, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन सबको रिटायर होना है, सबको, मगर रिप्लेस हम तैयार क्यों नहीं करते? हमारा बोर्ड क्यों नहीं तैयार करता प्लेयरों को? इसी तरह प्लेयर जाया होते चले जाएंगे। आपने जाहिद महमूद को एक कंप्लीट रन नहीं दिया, नहीं दे रहे ना आप जिस तरीके से पैचेस के अंदर इन आउट क्यों नहीं? आपने दरमियान में जिस तरीके का लंबा देखें, अभी आप नोमान को दिया, साजिद को दिया, ऐसा नहीं दिया ना आपने। और लेग स्पिनर की जगह मैं गारंटी दे रहा हूं, उसको इन्होंने उसको खिलाना ही नहीं है। कितने साल, एक सीजन और खेलेगा ज्यादा से ज्यादा अपना यासिर, अभी देख लीजिएगा आप,
एक बॉलिंग क्रिकेट अरुण भाई से ज्यादा तो कोई जानता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक एक साल के बाद आके आदमी वही क्लास है, हमेशा नीचे जाती है क्लास, तो अरुण भाई ये वाला मैं बिल्कुल ये सही सी बात जो है ना, 2-3 पॉइंट से बड़े अच्छे से रेज किए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो जाहिद की बात कर रहे हैं, जाहिद ने थ्रू आउट पिछले 4 से 5 सालों में आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी लॉन्गर वर्जन में ही तो परफॉर्म किया है। शॉर्टर वर्जन में तो पहले बहुत कम खेलता था, अब उसने खेलना शुरू किया है। तो मेरे नजदीक ही इज अ गुड राइट आर्म लेग स्पिनर फॉर अ 4-डे गेम और अ 5-डे गेम। तो आई थिंक जब तक आप उसको टेस्ट ही नहीं करेंगे तो अपना मटेरियल कैसे शो करेगा। आपको पीछे मौके मिले, आपने उसको ट्राई आउट नहीं किया, जो कि करना चाहिए। लेकिन जाहिद की अब उम्र के उस हिस्से में है कि उसने बहुत ज्यादा लंबा नहीं खेला। दूसरी तरफ जो मैं ये फील करता हूँ, जो भी सईद ने बात की कि आप एक और चीज को मिस कर रहे हैं कि आपने शादाब खान को भी डेवलप कर सकते हैं गुड लेग स्पिनर फॉर अ 4-डे और 5-डे क्रिकेट। वो आपको बैटिंग में देगा जान, वो आपको फील्डिंग में जान देगा। यंग लड़का है, लॉन्गेविटी है उसमें, और वो सिर्फ 4 ओवर का क्रिकेटर रह गया यार। लेग स्पिनर्स बनते हैं 20-20 ओवर करा के दिन में, 25-25 ओवर करा के दिन में। आप जब तक उसको लॉन्गर वर्जन में नहीं डालोगे, वो थ्रू आउट 4 ओवर की खेल के उसका करियर खत्म हो जाएगा। उस्मान कादिर को भी ऐसे मौके नहीं मिले उस तरीके से जितने मौके नहीं। उस्मान कादिर का तो चले, मैं अभी भी, क्योंकि मैं तो बहुत करीब से जानता हूं उसको, मैं नहीं समझता कि वो अभी तक उस पाए में आता है जिसमें आप जाहिद को रखते हैं या जिसमें आप शादाब को रखते हैं या जिसमें आप यासिर को रखते हैं। तो ठीक है, बाबर आजम का उसकी लाइकिंग है, जो भी है वो उसको हमेशा उसको प्रेफर ले तो है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट तो उस्मान को मिल गया ना, जहां जाहिद महमूद को मिला वहां उस्मान को भी मिल गया। आप इस चीज से तो इग्नोर, इसको तो आप अलग नहीं कर सकते कि किसी न किसी की अच्छी, किसी की पसंद या नापसंद आप देखें ना। आप हिस्ट्री उठा के देखें, क्या इमरान खान अपनी पसंद का लड़का नहीं लेके जाता था? क्या जावेद मियां अपनी पसंद का लड़का टीम में नहीं रखता था? तो ये तो थ्रू आउट जितने भी कैप्टन आए हैं, वसीम अकरम अपनी पसंद का लड़का नहीं रखता था। तो ये सिलसिले तो चलते रहेंगे, इसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक मैं ये फील करता हूँ, मैं तो स्किल्स की बात कर रहा हूँ। स्किल्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप शादाब को एक अच्छा लेग स्पिनर डेवलप कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर वर्जन। आप जाहिद को मौका दे के कम से कम पता तो करेंगे यार, उसने तो इतनी विकेट ली हुई है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करता है। तो यानी श्रीलंका वॉज प्लेस जहां पर आपके स्पिनर्स आपने देखें कि इस वक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया है और अपने स्पिनर्स की मदद से उन्होंने काफी तंग किया उनको। ठीक है, वो सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन मेरे अपने नजदीक देखे ना, ये हर एक की थिंकिंग है। अगर सही आजाद बैठा होगा तो उसकी अपनी थिंकिंग होगी, वो उस हिसाब से देखेगा। मैं अगर बैठा हूंगा तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स को आपने प्रायोरिटी देनी है। अब वसीम बैठे हुए हैं, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, उनके अपने देश चल रहे होंगे, बीइंग क्रिकेटर वो भी सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। एंड देन उनको एडवाइस है बाबर आजम की, जो कि कैप्टन है, और जैसे कि रमीज राजा ने कहा था कि मैंने बहुत ज्यादा उनको पावर दे दी है, तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर वो नाम रख देंगे उसको अपना नहीं कर सकते। हारिस को आपने इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया तो क्या आजम खान की जगह नहीं बनती थी? आजम खान कौन? आजम खान मुइन के साहबजादे आजम खान। आजम अपनी भी अलग पहचान बना सके। आजम ने अभी तक हमने प्रूव नहीं किया। देखिए, मैं तो दूसरे आजम खान को समझता है कि लेग स्पिनर भी तो है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तो नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें, अब तो क्रिकेट खत्म हो रही है आजम खान की। तो मैं क्योंकि लॉन्गर वर्जन की बात हो रही थी, मेरे जहन में वो था। लेकिन आई थिंक वो अपना प्रूव करें, वो आके जितने भी अभी डोमेस्टिक होते हैं। हारिस ने प्रूव कर दिया आपके ख्याल में? हारिस ने प्रूव कर दिए? कौन हारिस? विकेट कीपर? विकेट कीपर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उसमें पोटेंशियल है, यू देखें, ये सही की कोचिंग करते हैं यार। देखो, एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखो कि कोचिंग जो है ना, वो प्लेयर को एम्पावर करने की बात होती है। आप प्लेयर की अहलियत को देख के उसको कॉन्फिडेंस देते हो। हमारे यहाँ इत्तेफाक से बदकिस्मती से ये सही चीज को सेकंड करेंगे, हमारे कोचिज गालियों से उनका आवभगत करते हैं। दिस इज रॉन्ग। सो मेरे अपने नजदीक तो अभी तक कोचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उस दिन जो ये सही कह रहे हैं उस मीटिंग में, मैं क्यों नहीं बोला? मैं इसलिए नहीं बोला कि वहां पर जो गुफ्तगू हो रही थी वो गुफ्तगू मेरे शायाने शान नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए मैं उसके ऊपर मैं क्यों ऐसी जगह पे अपने आप को खराब करूं जहां पर गुफ्तगू ही रबत हो रही है, जिसका कोई सर है ना पैर है,
और वो किसी को इतना भी आइडिया नहीं था कि यार कोई 10-10 मिनट के लिए किसी को 5 मिनट का सेशन दे दो कि एक एक बारी हर कोई बोले। एक तरफ से एक बोलता था, वो तीसरी तरफ से आवाज आ जाती थी, चौथी तरफ से आवाज आ जाती थी, पांचवी तरफ से आवाज आ जाती यानी कि बेहंगम किस्म की अच्छा मीटिंग। वैसे हारून भाई बेहंगम किस्म की नहीं, मीटिंग। हारून भाई आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी, मगर यकीन करें मैंने तो ज्यादा इसमें से बोला कि कराची की क्रिकेट खत्म होती जा रही है भाई। आप उन्होंने उसका जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा मैं अभी इस लेवल पे आया नहीं हूं मगर मैं अब करूंगा काम। ये बोला उसने। अच्छा हारून भाई, सईद भाई आपसे मैंने कल भी बात करनी है, इसलिए प्लीज आपने कल हमारे शो में आना है। आज आपसे इतनी बात हो नहीं सकी। हारून भाई से जरा जाते जाते कुछ और चीजें पूछ लो। हारून भाई, पाकिस्तान जूनियर लीग, रमी आप KTPL के प्रेसिडेंट, फॉर्मर कैप्टन, लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद मेंटोर आ गए, शाहिद अफरीदी मेंटोर आ गए, शुएब मलिक मेंटोर आ गए, डैरन सेमी मेंटोर आ गए। ये फैसला कैसा देखा आपने? सर ये फैसला वैसे ही है जैसे आपने KTPL में मेंटोर्स लगाए थे, पिछले साल कप्तान बना दिया था उनको जी। तो अब समझिए मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट समझिए आप क्या है। पॉइंट ये है कि उन जूनियर प्लेयर्स को कोई नहीं जानता होगा, जैसे कि टेनिस बॉल प्लेयर्स को कोई नहीं जानता था, टेप बॉल के टेनिस प्लेयर्स को। तो इसलिए उनको उस टीम को उजागर करने के लिए, उसको थोड़ी सी मशहूरी देने के लिए आपको इस किस्म के नाम चाहिए थे। अब इस नाम के इन्वॉल्व होने से क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होगा। जब इतने बड़े नाम हमारी KTPL में क्या हुआ, ये लड़के जितने भी हमने इंटरनेशनल स्टार्स उठाए उनकी वजह से एक पहचान बनी ना KTPL। हमने उनके साथ कोचेस लगाए, सईद आजाद को कोच लगा दिया और उसको दूसरों को, तो उसके बाद एकदम से टीम को KTPL जो है वो जो टेप बॉल टेनिस कहां से कहां चली गई। और इसी तरह ये जो जूनियर क्रिकेट में बच्चों को कोई भी नहीं जानता, इवन कमेंटेटर्स को भी उनके नाम नहीं आते होंगे जिसको भी ये कमेंटेटर लगाएंगे। सो वहां पर ये जब मेंटोर्स वहां जाएंगे, शाहिद आफरीदी का नाम, शुएब मलिक का नाम, सैमी का नाम, जावेद मियादाद का इतना बड़ा नाम जब ये लगेगा तो लोग कहेंगे यार ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो लेट्स गो एंड वॉच क्रिकेट। अभी टेलीविजन भी देखेंगे, मैदानों में भी जाएंगे। भाई अभी टीमें बाकी हैं, क्या शुएब अख्तर की जगह बनती है? देखिए वसीम अकरम काम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, राशिद लतीफ कश्मीर प्रीमियर लीग में आ गए, मोइन खान काम कर रहे हैं, आकिब जावेद काम कर रहे हैं, इंजमाम काम कर रहे हैं, मुश्ताक काम कर रहे हैं, सकलैन पाकिस्तान टीम के कोच हैं, यूनुस पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच है। शुएब अख्तर एक ऐसा नाम, क्या वो मेंटोर नहीं आ सकते किसी टीम के? यार शुएब अख्तर का तो मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, कहीं उसने कहा था कि मैं तो अगर PCB में आया तो 6 में ना आऊंगा, तो आप उसको मेंटोर बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हारून भाई। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हारून भाई बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ में आई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ज़ाहिर है आप ही लोग कहते हैं क्रिकेटर को आना चाहिए, तो अगर उन्होंने कह दिया तो क्या गलत बात की है। हारून भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ऑल आउट में इतना ही, जहां भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होगी, क्रिकेटर्स की बात होगी, हम तो ऑल आउट जाएंगे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।